नमस्कार साथियों, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। तो हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। हल्का सा आपको रिकॉल करवा दूं। देखो, मेवाड़ का इतिहास जो है दो वंशों में बटा हुआ है। कौन से दो वंश है? एक तो है गुहिल वंश, ठीक है, और एक है सिसोदिया वंश। एक गुहिल वंश तथा दूसरा सिसोदिया वंश, ठीक है। गुहिल वंश के अंतर्गत आती है रावल शाखा। कौन सी शाखा आती है? रावल शाखा। तथा सिसोदिया वंश के अंतर्गत आती है राणा शाखा, जिसे हम महाराणा शाखा भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि रावल शाखा के जो अंतिम शासक है उनका नाम है रतन सिंह। क्या नाम है? रतन सिंह, ठीक है। रावल शाखा के अंतिम शासक का क्या नाम है? रतन सिंह, ठीक है। और रतन सिंह जी ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रतन सिंह जी के समय चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है, जिसमें अलाउद्दीन जीत जाता है। और अलाउद्दीन चित्तौड़ जीतने के पश्चात अलाउद्दीन जो है चित्तौड़ को अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपता है। किसे सौंपता है? खिज्र खां को, ठीक है। लेकिन जब 4 जनवरी 1316 ईस्वी 4 जनवरी 1316 ईस्वी में जब अलाउद्दीन टपक जाता है, अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है, तब खिज्र खां स्वयं जाता है दिल्ली। कहाँ जाता है? दिल्ली। तथा चित्तौड़ को सौंपता है मालदेव सोनग्रा को। चित्तौड़ किसे सौंपता है? मालदेव सोनग्रा को। मालदेव सोनग्रा। मालदेव सोनग्रा कौन था? जालोर के राजा कानड़देव सोनग्रा का भाई था, ठीक है। अपन विस्तार में नहीं पढ़ेंगे, पिछली वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। तो मालदेव सोनग्रा को सौंप दिया चित्तौड़। अब यहां तक तो जो है हमने कल पढ़ लिया था, आज उसके आगे पढ़ते हैं। देखो, मालदेव सोनग्रा बुढ़ा हुआ, इसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम हमें मिलता है जैसा। नहीं सर कहेगा ये नहीं सर, दूसरा नाम मिलता है, तो हमें मिलता है बीरा। एक और कहेगा नहीं सर एक और नाम मिलता है, तो हम कहेंगे बनवीर। बेटे इसके 3 नाम है, तीनों रट लो। कहां समस्या है? जैसा बीरा बनवीर, जैसा बीरा बनवीर, ठीक है। तो मालदेव सोनग्रा का एक पुत्र होता है जैसा बीरा या बनवीर, 3 नाम है, तीनों को रट्टा मारो, ठीक है। तो कालांतर में जैसा बीरा या बनवीर जो है चित्तौड़ का शासक बनता है। कौन? चित्तौड़ का शासक। ये तो हुई चित्तौड़, रावल और गुहिल वंश की जानकारी। अब हम एक तरफ बढ़ते हैं सिसोदिया राजवंश की जानकारी, ठीक है। यहाँ क्या चल रहा है? ये एक तरफ की कहानी हो गई। अब सिसोदिया राजवंश की बात कर रहे हैं। सिसोदिया राजवंश कहाँ चल रहा है? सिसोदा ठिकाने में, ठीक है। और इस समय मतलब वर्तमान में जब चित्तौड़ में जैसा बीरा या बनवीर का शासन है, उस समय सिसोदा ठिकाने का जो ठाकुर होता है वो लक्ष्मण सिंह का पोता अरी सिंह का पुत्र, जिसका हमें नाम मिलता है राणा हम्मीर। क्या नाम मिलता है? राणा हम्मीर, ठीक है। अब देखो, अब आप देख, जब मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जब चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ, उसमें जितने भी रावल शाखा के जो शासक थे, राजपूत थे, वो सारे वीर गति को प्राप्त हो गए। अब आप कहेंगे बताता हूं कौन बनेगा। ये जो सिसोदा ठिकाने के जो लोग हैं, यदि आपने हमारी प्राचीन पुरानी वीडियो देखी है तो उसमें आपको मालूम होगा कि सिसोदा ठिकाने के लोग तथा चित्तौड़ के लोग आपस में भाई है। बिकॉज चित्तौड़ में 2 राजा हुए, एक राजा और दूसरा जो भाई था उसका सिसोदा ठिकाने आ गया, और सिसोदा ठिकाने में रहने के कारण उसके जो पुत्र है सिसोदिया कहलाए। क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। तो अब जो है राणा हम्मीर प्रत्यक्ष रूप से जो जिसका अधिकार होना चाहिए चित्तौड़ पर, राणा हम्मीर। जब ये सिसोदिया ठिकाने का अब अंतिम में ठाकुर कौन बचा है? राणा हम्मीर। और सिसोदिया ठिकाने के लोग और चित्तौड़ के लोग आपस में भाई है। अब चित्तौड़ में कोई है नहीं तो राणा हम्मीर ही उठ खड़ा होएगा। राणा हम्मीर को ये बात पता चल जाती है। राणा हम्मीर जैसा बीरा बनवीर पर आक्रमण करता है और इसको युद्ध में हरा देता है, और राणा हम्मीर का वापस अधिकार हो जाता है चित्तौड़ पर। चित्तौड़ राजपूतों के हाथों से चला गया था, मेवाड़ वालों के हाथों से चला गया था, लेकिन राणा हम्मीर ने वापस उद्धार कर उसे पुनः ग्रहित कर लिया, ठीक है। अब हम जिस शासक को पढ़ेंगे उसका नाम है राणा हम्मीर, ठीक है। राणा हम्मीर को पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि राणा हम्मीर का जन्म कैसे हुआ। आप कहेंगे सर जन्म? देखो, इसको जन्म के लेकर एक कहानी आती है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको बताता हूं। देखो, एक दिन क्या होता है,
राणा हमीर के पिता का नाम था अरी सिंह। क्या नाम था? अरी सिंह। ठीक है, तो अरी सिंह और उसके दोस्त एक दिन शिकार करने जाते हैं जंगल में। ठीक है, अब शिकार करते करते आगे बढ़ते हैं और आगे इन्हें एक तालाब दिखता है और तालाब के पास एक महिला होती है जो अपने भैंसों को पानी पिला रही होती है। कोई समस्या नहीं, महिला है, पिला सकती है। लेकिन अरी सिंह का जो दोस्त होता है वो होता है थोड़ा चालू किस्म का आदमी। वो क्या करता है, उस महिला को मजाक करता है, उस महिला को छेड़ने की कोशिश करता है एज अ फ्रेंड के तौर पर, उससे मजाक करता है। लेकिन वो लड़की कहती है आई एम सीरियस, मैं यूपीएससी की बेटा तैयारी कर रही हूँ, मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। वो अरी सिंह का दोस्त कहाँ मानने वाला था सर, वो वापस मजाक करता है। वो लड़की परेशान होकर रस्सी उठाती है और रस्सी को इस प्रकार घुमाती है कि वो दोस्त जो मजाक कर रहा था उसके घोड़ों के टांगों में फंस जाती है और घोड़े और वो जो मजाक कर रहा था दोनों गिर जाते हैं जमीन पर। अरी सिंह ने कहा करवा ली बेइज्जती, आ गया स्वाद, अब खड़ा हो जा और चल मेरे साथ। बेइज्जती करवा रहा है यार, क्या फालतू। और वो महिला भी चली जाती है अपने काम और दोनों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर अरी सिंह को एक खेत के पास एक जंगली सूअर दिखता है और अरी सिंह सोचते हैं कि इसका शिकार कर लेते हैं। अरी सिंह जी तीर उठाते हैं, उसको डालते हैं, लेकिन क्या होता है वह तीर उस जंगली सूअर के लग तो जाता है सर, लेकिन वो जंगली सूअर भाग जाता है उस खेत में। अब अरी सिंह जी सोचते हैं कि मैं भी इसके पीछे पीछे जाऊं। जैसे कदम बढ़ाते हैं घोड़े के, तभी वही महिला, संयोग देखिए सर, वही महिला का खेत होता है जो जिस महिला ने अरी सिंह जी के दोस्त को नीचे गिराया था। वो महिला वापस आती है, हाँ फिर बताऊं। अरी सिंह जी कहते तुम? जी कि हाँ ये खेत अपना ही है। तो ठीक है कि अरी सिंह जी कहते मेरा जंगली सूअर चला गया है, मैं उसको लेके आता हूँ। वो महिला कहती है नहीं, आप अंदर आओगे, हमारी फसल है, आपके घोड़े और आप हमारी फसल नष्ट कर दोगे। अरी सिंह जी कहते हैं फिर मेरा तो शिकार अंदर है। महिला कहती है मैं हूँ, मैं आपको ला के देती हूँ। अरी सिंह जी कहते हैं ठहर जा यार, वो जंगली सूअर है, ना कि बिल्ली है जो तू पकड़ के ले जाएगी आएगी। वो महिला कहती है शांति बनाए रखे, मैं उसको लेके आ जाऊंगी। अब वो महिला जाती है और खेत में उस जंगली सूअर को मारती है और उसे अरी सिंह जी को सौंपती है। अरी सिंह जी हो गए फ्लैट। अब देखो यूं तो थे वे सख्त, लेकिन यहाँ पिघल गए। ठीक है, और यहाँ पिघलते वो देखते हैं कि यार ये अपनी रानी हो तो कोई काम बने। तो अरी सिंह जी जाते हैं उसके पिता के पास, डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, बच्चों से बात ही नहीं करते, डायरेक्ट। ठीक है, अपने उसके पिताजी के पास गए और कहा कि मैं सिसोदा ठिकाने का ठाकुर का पुत्र अरी सिंह बात कर रहा हूँ। कहते हैं बिल्कुल स्वागत है सर, ठीक है आपकी लड़की से विवाह करना वगैरह वगैरह जो भी बात होती है। और थोड़े देर बाद उस महिला के और अरी सिंह के साथ विवाह हो जाता है। अब ठीक है, लेकिन अरी सिंह जी अपने पिता जो लक्ष्मण सिंह जी थोड़े तेज होते हैं। ठीक है, मतलब यूँ आजकल के जो पिताजी होते हैं ना एकदम सीरियस है उस प्रकार के। ठीक है, तो अरी सिंह जी क्या करते हैं, अरी सिंह जी क्या कह के आए थे, पिताजी मैं शिकार करने जा रहा हूँ। ये तो इन्होंने फिर दूसरा ही शिकार कर लिया, लेकिन लक्ष्मण सिंह जी को पता नहीं। तो अरी सिंह जी सोचते हैं कि एक बार तो इस महिला को शादी तो हो गई, इसी आसपास के गांव में रख लेते हैं, मकान वगैरह दिलवा देते हैं। जब पिताजी का मूड अच्छा होगा उस दिन बता देंगे कि पिताजी अपने तो कर ली है शादी, लव मैरिज की है। ठीक है, लक्ष्मण सिंह जी को डर से वो जो अरी सिंह जी है वो अपनी पत्नी को एक गाँव में रखते हैं और अरी सिंह जी आ गए वापस। ठीक है, अब कालांतर में क्या होता है, अरी सिंह जी को टाइम ही नहीं मिलता, लक्ष्मण सिंह जी का मूड अच्छा ही नहीं होता है जिस कारण कि वो बता सके कि मैंने प्रभु शादी कर ली है। तो अरी सिंह जी अपने महल से ही सिसोदा ठिकाने से ही वहाँ जाते हैं, यहाँ आते हैं। और कालांतर में अरी सिंह जी के उस महिला के साथ एक पुत्र हो जाता है जिसका हमें नाम मिलता है राणा हम्मीर। ठीक है, तो राणा हम्मीर का जन्म होता है। अब क्या होता है, उसी समय चित्तौड़ का प्रथम शाखा हो जाता है 1303 में, 26 अगस्त 1303 में चित्तौड़ का प्रथम शाखा हो जाता है। उस शाखे में लक्ष्मण सिंह तथा अरी सिंह, कौन, राणा हम्मीर के पिता लक्ष्मण सिंह तथा उसके 7 पुत्र अरी सिंह समेत वीर गति को प्राप्त हो गए। अब वह महिला अकेली और उसका पुत्र अकेला, उसके पिता चले गए उस पुत्र के। लेकिन सिसोदा ठिकाने में एक उनका भाई बच जाता है जिसका हमें नाम मिलता है अजय सिंह। अजय सिंह सिसोदा ठिकाने का नया ठाकुर बनता है। उसे मालूम लगता है कि सर अरी सिंह जी तो पहले कमाए हुए हैं, उनकी एक पत्नी है, उनका एक पुत्र है। अजय सिंह जी अपने भाई का फर्ज अदा करते हैं और उस महिला को सिसोदा ठिकाने लेके आते हैं, उस राणा हम्मीर को भी सिसोदा ठिकाने लेके आते हैं। यहाँ पर अजय सिंह शासक है, ठाकुर है सिसोदा ठिकाने का। अजय सिंह का एक पुत्र होता है जिसका नाम हमें मिलता है सज्जन सिंह। क्या नाम मिलता है, सज्जन सिंह। अब क्या होता है, सिसोदा ठिकाने के आसपास थोड़े बहुत आक्रमण होने लगते हैं। तो अजय सिंह जी अपने पुत्र को कहते हैं सज्जन सिंह बेटा जा यार एक बार देख के आगे क्या काम है, उनको पटक के गिरा के आ जा।
सज्जन सिंह जाता है और सर युद्ध में हार के आ जाता है। लेकिन यहाँ राणा हमीर खड़ा था, राणा हमीर बहुत छोटा था उससे। राणा हमीर कहते हैं कि चलो ठीक है, आप ही के अजय सिंह जी जो चाचा हुए थे कि मुझे भेज दो, मैं उसको हरा के आ जाऊंगा। अजय सिंह जी कहते हैं तू छोटा है राणा हमीर, जब तू बड़ा हो जाएगा तब चले जाना। राणा हमीर कहते भेजो तो सही, अपन तोप आदमी है, अपन नहीं डरते, आप भेजो। सज्जन सिंह के साथ जाता है राणा हमीर। राणा हमीर उन समस्त अपने से डबल उम्र के आदमियों को हरा के आ जाता है। ये देखकर अजय सिंह जी बहुत खुश होते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि यदि सामान्य स्थिति रही तो मैं अपने बेटे को ठाकुर ना बनाकर मैं तुम्हें ठाकुर बनाऊंगा। ये जो बात है अपने जो सज्जन सिंह जी थे उनको अटक गई। किनको? सज्जन सिंह जी को ये बात खटक गई। सज्जन सिंह जी कहते हैं यार ऐसे तो फिर अपने तो कोई मतलब ही नहीं है, राणा हमीर बन जाएंगे शासक। तो सज्जन सिंह जी क्या करते हैं, अपने मेवाड़ से चलकर ये महाराष्ट्र चलते हैं। कहाँ चलते हैं? महाराष्ट्र, ठीक है। और इन्हीं के ही पुत्र सज्जन सिंह के कालांतर में पुत्र महाराष्ट्र में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करते हैं जिसका नाम मिलता है मराठा साम्राज्य, ठीक है। तो महाराष्ट्र के मराठा जो है वह चित्तौड़ के गुहिल वंश के सज्जन सिंह के पुत्र है। किसके पुत्र है? सज्जन सिंह के पुत्र है महाराष्ट्र के मराठा। ये जो जानकारी थी सर, ये सज्जन सिंह जी की और राणा हमीर की जानकारी थी। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अब हम जिस शासक को पढ़ेंगे, आज हम जिस शासक को पढ़ेंगे उनका नाम है राणा हमीर, ठीक है। तो पढ़ते हैं। राणा हमीर। आज से राणा शाखा शुरू हो गई है और कल हमने रावल शाखा को समाप्त कर दिया था। राणा हमीर का जो शासनकाल है वह 1326 ईस्वी से 64 ईस्वी तक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, बनवीर का शासक था मेवाड़ पर, ठीक है। राणा हमीर ने चित्तौड़ में किसका स्थापना की? सिसोदिया वंश की। राणा हमीर ने चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की, क्योंकि आज से पहले कौन था? रावल शाखा थी या गुहिल थे? सिसोदिया वंश की स्थापना की। इस कारण राणा हमीर को सिसोदिया वंश का संस्थापक भी कहते हैं। सिसोदिया वंश का संस्थापक कहते हैं किसे? राणा हमीर को। आगे बढ़ते हैं। देखो, मेवाड़ या चित्तौड़ जो है 1303 में आपको पता है चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ और राणा हमीर जो शासक बने हैं 1326 ईस्वी में। लगभग 23 साल तक मेवाड़ जो है अन्य हाथों में रहता है। पहले खिज्र खां के हाथों में रहा, उसके बाद मालदेव सोनग्रा के हाथों में रहा, ठीक है। उसके बाद मालदेव सोनग्रा के पुत्र बनवीर के हाथों में रहा, ठीक है। दूसरों के हाथों में रहा जो नाकाबिल थे। वास्तविक में यदि किसी चित्तौड़ अब दूसरों के हाथों में चला गया, वापस उसका उद्धार करना है, तो राणा हमीर ने चित्तौड़ पर अधिकार करके चित्तौड़ का वापस उद्धार किया। इस कारण राणा हमीर को हम कहते हैं मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है राणा हमीर को। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? राणा हमीर को। यह बात ध्यान रखना, ठीक है। और उद्धारक से 2-3 चीजें याद आ रही है, मैं आपको लिखवा देता हूं। देखो, पहला, मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? एक तो कहते हैं भामाशाह को, ये ध्यान रखना। एक कहते हैं भामाशाह को तथा दूसरा कहते हैं राणा हमीर को भी मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। दूसरा, मारवाड़ का उद्धारक। मारवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ को
मारवाड़ का उद्धारक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं राणा हम्मीर को। ठीक है, राणा हम्मीर के पिता का नाम था अरी सिंह, मैंने आपको बता दिया है। राणा हम्मीर के पिता का नाम था अरी सिंह, दादा का नाम था लक्ष्मण सिंह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राणा हम्मीर की कुछ उपाधियां थी या कुछ उपनाम थे इनके। राणा हम्मीर के कुछ उपनाम थे। ठीक है, राणा हम्मीर का पहला उपनाम विषम घाटी पंचानन। राणा हम्मीर का पहला उपनाम विषम घाटी पंचानन, दूसरा वीर राजा, तीसरा प्रबल हिंदू राजा। प्रबल हिंदू राजा। ठीक है, ये पूछते हैं कि विषम घाटी पंचानन किसे कहा गया है, राणा हम्मीर को। प्रश्न आ जाए विषम घाटी पंचानन किसमें कहा गया है, सर आपने तो बताया ही नहीं। अभी बताता हूं ना, विषम घाटी पंचानन राणा हम्मीर को कहा गया है कीर्ति स्तंभ में। वीर राजा कहा गया है कुंभा के रसिक प्रिया में। अब रसिक प्रिया क्या है, जब हम कुंभा पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरी तरह से डिटेल दे दूंगा कि रसिक प्रिया एक टीका है। टीका क्या होता है उस समय बात करेंगे। प्रबल हिंदू राजा टॉड ने कहा है, कर्नल जेम्स टॉड, स्कॉटलैंड इंग्लैंड का यह व्यक्ति था। ठीक है, तो विषम घाटी पंचानन, और विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है विकट परिस्थितियों में जो बंदा सिंह के समान है उसे विषम घाटी पंचानन कहते हैं। मतलब जो खराब परिस्थिति है उसमें भी वो सिंह के समान यदि डट कर खड़ा है तो वो अपने राणा हम्मीर है, इस कारण इन्हें कहते हैं विषम घाटी पंचानन। कीर्ति स्तंभ में कहा गया है, वीर राजा रसिक प्रिया के कुंभा के रसिक प्रिया में कहा गया है, तथा प्रबल हिंदू राजा अपने टॉड साहब ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो राणा हम्मीर से पहले किनका शासन था, खिज्र खां दिल्ली का ही एक आदमी था। उनके बाद में मालदेव सोनग्रा जो दिल्ली के अंडर काम करता था। उसके बाद बनवीर दिल्ली के अंडर काम करता था। इस समय दिल्ली का जो शासक है उसका नाम हमें मिलता है मुहम्मद बिन तुगलक। मुहम्मद बिन इस समय दिल्ली का शासक कौन है, मुहम्मद बिन तुगलक। देखो जब तक दिल्ली वालों के नौकर काम कर रहे हैं ना राजस्थान पर या किसी अन्य जगह पर, उनको कोई आपत्ति नहीं है। और खासकर मेवाड़ पर यदि दिल्ली वालों के नौकर काम कर रहे हैं उनको कोई आपत्ति नहीं है। उनको आपत्ति तब होती है जब नौकरों की रोजी रोटी चल जाती है। राणा हम्मीर आया, बनवीर को मार के निकाल दिया, इसका मतलब अपने नौकरों की जो है रोजी रोटी चली गई। ठीक है, आपत्ति होने के दो कारण है सर, होनी भी चाहिए इनको आपत्ति। पहला कारण तो यह कि नौकरों की रोजी रोटी चली गई, अपने को उनको जो भी खाना देना पड़ेगा और अपने जो टैक्स आता था वो भी चला गया। दूसरा कारण एक ये कि यदि मेवाड़ पर राणाओं का अधिकार हो गया ना सर, अपन राजस्थान में घुसने लायक नहीं बचेंगे, अपने राजस्थान में घुसने के वांदे पड़ जाएंगे। तो दिल्ली का हर शासक चाहता है कि अपने सबसे पहले मेवाड़ वालों को हराए। तो मोहम्मद बिन तुगलक भी ऐसे सोचने की भूल करता है और राणा हम्मीर से युद्ध करने आ जाता है। ठीक है, युद्ध के बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो राणा हम्मीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य युद्ध होता है। यह युद्ध सिंगोली नामक स्थान पर होता है। कहां होता है, सिंगोली नामक स्थान पर होता है। इस कारण इस युद्ध का नाम है सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध। सिंगोली एक कहां जगह पड़ती है, ये बांसवाड़ा की एक जगह है सिंगोली। ठीक है, सिंगोली का युद्ध अपने राणा हम्मीर वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक, इसका पूरा नाम ही नहीं लिखना, छोड़ो,
मोहम्मद बिन तुगलक के और राणा हमीर के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में सर राणा हमीर जीतते हैं। मैंने कहा था इसने भूल कर दी कि मेवाड़ वालों को मैं हरा दूंगा। राणा हमीर इस युद्ध में जीतते हैं तथा मोहम्मद बिन तुगलक को 6 महीने तक जेल में रखते हैं। 6 महीने तक इस बंदे को जेल में रखा था। वो तो बाद में एक कहानी आती है कि फूल गिरा वगैरह वगैरह, उसके बाद में इसे छोड़ दिया, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को मारते हैं और 6 महीने जेल में डालते हैं। आजा बेटा, जेल में रखते हैं। कौन? अपने राणा हमीर। आगे बढ़ते हैं। देखो, राणा हमीर चित्तौड़ का शासक बनाए तो स्वाभाविक सी बात है कुछ ना कुछ तो कोई भी व्यक्ति बनाएगा। राणा हमीर जो है चित्तौड़ में बरवड़ी माता के मंदिर का निर्माण करता है। बरवड़ी माता के मंदिर का निर्माण करता है। वही बरवड़ी माता जिसे हम अन्नपूर्णा माता कहते हैं। अन्नपूर्णा माता कहते हैं। ठीक है। राणा हमीर ने पहाड़ी क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए, देखो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल प्रश्न है और आपको किसी भी किताब में संभवतः तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये ध्यान रख लेना कि पहाड़ी क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए राणा हमीर ने केलवाड़ा को अपना केंद्र बनवाया। ठीक है। अब के पहाड़ी क्षेत्र पर आक्रमण हो रहे हैं और उसका नियंत्रण रखना है तो भाई के एक केंद्र तो बनाओ। तो क्या केलवाड़ा को केंद्र बनवाया था, किसके लिए? पहाड़ी क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए। ठीक है। देखो, राणा हमीर की बहुत सारी उपलब्धियां है कि इसने उसको हराया उसको हराया, ये समझ तो जानकारी मिलती है। वो साथियों में एक शिलालेख है जिसका नाम मिलता है श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख से एक जानकारी मिलती है। ये श्रृंगी ऋषि का शिलालेख 1428 ईस्वी का है। ठीक है। श्रृंगी ऋषि के शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि राणा हमीर ने झालावाड़ के शासक को हराया। झालावाड़ के राजा को हराया। ईडर जो गुजरात में जगह पड़ती है, ईडर के राजा को हराया। भीलों को हराया। पालूर को हराया। भोमट पर अधिकार किया और वागड़ पर अधिकार किया। भोमट जहां भील रहते हैं, गुजरात और सिरोही बेल्ट के जो बीच की जगह उसे भोमट कहते हैं। जहां भील रहते हैं वागड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जगह वागड़ कहलाती है। ठीक है। तो श्रृंगी ऋषि के शिलालेख से जानकारी मिलती है जो 1428 ईस्वी का है कि राणा हमीर ने झालावाड़ के राजा को हराया, ईडर के राजा को हराया, भीलों को हराया, पालूर को हराया, भोमट पर अधिकार किया, वागड़ पर अधिकार किया। यदि मैं एक शब्द में कहूं कि राणा हमीर की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो राणा हमीर की सबसे बड़ी उपलब्धि ईडर के राजा को हराना। ईडर का एक राजा था जिसका नाम मिलता है जैत्रकर्ण। ठीक है। तो जैत्रकर्ण पर विजय प्राप्त करना राणा हमीर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है। राणा हमीर की सबसे बड़ी उपलब्धि कि ईडर के राजा जैत्रकर्ण पर विजय प्राप्त करना। ठीक है। यह समझ जानकारी थी अपने राणा हमीर की। हमने राणा हमीर की जो महत्वपूर्ण बातें हैं सारी पढ़ ली है। और एक जगह तो जिक्र आता है कि राणा हमीर अपने कुशल राजनीतिज्ञ का परिचय देते हुए जो बनवीर था उसे खेराड़, रतनपुरा और गोडवाड़ क्षेत्र की जागीर देता है तथा उसे अपना सामंत बनाता है। एक जगह यह भी उल्लेख आता है। ठीक है। तो आज जो हम पढ़ा, हमने राणा हमीर को जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने पढ़ ली है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अन्य राजा के साथ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए